आज हम बात करेंगे कि रोटेशन विस्कोमीटर से किसी लिक्विड का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हम कैसे पता करते हैं। तो उससे पहले देखें कि रोटेशन विस्कोमीटर होता कैसा है। इसमें एक सिलिंड्रिकल कंटेनर होता है, जो कि देखें ये बाहर का जो सिलेंडर है ये एक कंटेनर है जिसमें हम लिक्विड रखेंगे, वही लिक्विड जिसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हमें पता करना है। और ये जो कंटेनर है ये एक पुली के साथ जुड़ा हुआ होता है। इस पुली को हम घुमाते हुए इस कंटेनर को रोटेट कर सकते हैं। इसके अंदर एक और सिलेंडर होता है और यह सस्पेंडेड होता है एक स्ट्रिंग से। ये दोनों सिलेंडर्स कोएक्सियल होते हैं। मैं यहां इसका डायमेंशन लिख लेता हूं कि ये जो सिलेंडर है इसका जो लेंथ है या हाइट कह लें आप, ये है L। और साथ ही साथ ये जो रेडियाई है इन दोनों का, ये जो बड़ा वाला सिलेंडर है इसका रेडियस चलिए हम मान लेते हैं ये है R1 और ये जो छोटा वाला सिलेंडर है इसका रेडियस हमने मान लिया ये है R2। अब इस सिलिंड्रिकल कंटेनर में लिक्विड भरा जाता है जिसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हम पता करेंगे। और इस बाहर वाले सिलिंड्रिकल कंटेनर को रोटेट किया जाता है इस पुली को रोटेट करवाते हुए, और पुली को जोड़ दिया जाता है एक मोटर के साथ। मोटर घूमते रहता है तो पुली भी घूमते रहता है, साथ ही साथ ये बाहर वाला सिलिंड्रिकल कंटेनर घूमने लगता है। तो हमने माना ये जो पुली है ये ओमेगा नॉट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, तो इसके कारण ये जो बाहर वाला कंटेनर है ये भी रोटेट कर रहा है ओमेगा नॉट एंगुलर वेलोसिटी से। तो इस सिलिंड्रिकल कंटेनर के साथ सटा हुआ जो लिक्विड लेयर होगा, जैसे कि मान ले ये लेयर जो कि इसके साथ सटा हुआ है, ये लेयर भी ओमेगा नॉट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेगा। पर इसके नीचे या फिर कहें इसके अंदर जो और भी लेयर्स होंगे, ये लेयर्स उस एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट नहीं कर पाएगा। अगर ये सॉलिड होता तो हर एक रीजन में एंगुलर वेलोसिटी सेम होता, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन के कारण एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता बहुत स्ट्रांग फोर्स से। इसके कारण इन दोनों के बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है ये डिफर नहीं करता है, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, प्रोवाइडेड दैट अगर हम उसे कंप्रेस या एलोंगेट ना करें या उसे ट्विस्ट ना करें तो। पर ये तो लिक्विड है, तो लिक्विड में हमने देखा था विस्कोसिटी के बेसिक क्लासेस में कि अगर मान ले ये एक लिक्विड है, ये लिक्विड सरफेस है, ये उसका बेड है, मान ले रिवर बेड है, तो इस बेड के साथ जुड़ा हुआ जो लेयर होता है उसका स्पीड 0 होता है। और मान ले सरफेस में अगर इसका स्पीड v है तो इसके नीचे जो लेयर होगा उसका स्पीड v नहीं होगा, उससे कम होगा, उसके नीचे वाला लेयर का और कम होगा, उसके नीचे वाला लेयर का और कम होगा। इस तरह से बिल्कुल जो बेड के साथ सटा हुआ लेयर होगा उसका स्पीड 0 होगा। तो यही लॉजिक अगर आप अपना ले तो आप ये समझ पाएंगे कि जो लेयर इस बाहर वाले सिलिंड्रिकल कंटेनर के साथ सटा हुआ है उसका वही एंगुलर वेलोसिटी होगा जो कि सिलिंड्रिकल कंटेनर का है। पर उसके नीचे जो भी और लेयर्स है उनका जो एंगुलर वेलोसिटी होगा वो धीरे धीरे घटते जाएगा, और जितना अंदर की तरफ हम जाएंगे एंगुलर वेलोसिटी उतना घटते जाएगा। ये लिक्विड चूंकि रोटेट कर रहा है इस सिलिंड्रिकल कंटेनर के साथ, तो होगा ये कि अंदर वाला जो सिलेंडर है ये सिलेंडर, इसे ये लिक्विड रोटेट करेगा। तो ये कुछ रोटेट कर गया, मान ले थीटा एंगल रोटेट कर गया। इसका मतलब क्या होगा कि अंदर वाला जो सिलेंडर है उसका कोई एक पॉइंट कंसीडर करे, ये थीटा एंगल रोटेट करने के बाद यही पॉइंट यहां तक पहुंच गया, अर्थात ये सेंटर के साथ जो एंगल सबटेंड कर रहा है ये एंगल होगा थीटा। हम कहेंगे ये जो अंदर वाला सिलेंडर है ये थीटा एंगल रोटेट कर गया। अब ये थीटा एंगल रोटेट करने के बाद ये रुक जाएगा और रोटेट नहीं करेगा। रीजन क्या है? लिक्विड तो रोटेट कर रहा है, तो ये क्यों नहीं रोटेट करेगा? लिक्विड इस पे फोर्स अप्लाई करेगा, वो फोर्स टॉर्क जनरेट करेगा और ये रोटेट करेगा। जब ये सिलेंडर रोटेट कर रहा तो ये जो वायर है जिससे ये सिलेंडर सस्पेंडेड है ये वायर भी ट्विस्टेड होगा, थीटा एंगल ट्विस्टेड हुआ। जब ये थीटा एंगल ट्विस्टेड होगा तो इसके अपने टॉर्शनल रिजिडिटी के कारण इसमें एक इंटरनल टॉर्क क्रिएट होगा, ये एक रेजिस्टिव टॉर्क आप कह सकते हैं, और ये इसे और घुमाने से रोकेगा। तो अब मान ले थीटा एंगल रोटेट करने के बाद
ये जो सिलेंडर है ये अब रुक गया और रोटेट नहीं कर रहा है, तो ये एक इक्विलिब्रियम सिचुएशन आएगा। तो इस इक्विलिब्रियम में जो लेयर इस अंदर वाले सिलेंडर के साथ सटा हुआ है, जो ये लेयर मान ले, इसका जो एंगुलर वेलोसिटी होगा, ये चूंकि ये सिलेंडर रुका हुआ है तो उसके साथ सटा हुआ लेयर जो है वो भी रुक जाएगा, तो उसका एंगुलर वेलोसिटी होगा 0। अब देख लेते हैं इसी फिगर को अगर हम ऊपर से देखते हैं, ये पूरा का पूरा टॉर्शन विस्कोमीटर को अगर हम ऊपर से देखते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये होगा बड़ा वाला सिलिंड्रिकल कंटेनर का टॉप व्यू और ये होगा छोटा वाला सिलेंडर। हम कंसीडर कर रहे हैं एक आर्बिट्ररी लेयर, लिक्विड का एक लेयर, तो ये रहा वो लेयर। इसका जो थिकनेस है, चलिए इस थिकनेस को हम मान लेते हैं, ये थिकनेस है dx और ये सेंटर से x डिस्टेंस दूर है, ये सेंटर से x डिस्टेंस दूर है। अब इसके साथ सटा हुआ बाहर की तरफ एक और लेयर कंसीडर करें, ये ब्लू कलर का लेयर। चूंकि ब्लू कलर का लेयर इसके बाहर वाले लेयर के साथ अटैच्ड है, या फिर कहे उसके साथ फोर्स का इंटरेक्शन हो रहा है और वो बाहर वाले लेयर के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, और फाइनली ये जो लेयर है जो कि बिल्कुल इस सिलिंड्रिकल कंटेनर के साथ सटा हुआ है और जो कि रोटेट कर रहा है ओमेगा नॉट एंगुलर वेलोसिटी से, उसके कारण इस लेयर पे एक फोर्स अप्लाई होगा, इस येलो लेयर पे, और ये येलो लेयर मान ले कि ये रोटेट कर रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। मैं यहां और कुछ लिख लूं कि ये जो लेंथ है, अर्थात जो छोटे वाले सिलेंडर का रेडियस ये है R2 और ये बड़ा वाला सिलेंडर का जो रेडियस है ये है R1। तो ये जो येलो लेयर है ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, और हमने माना कि इस लिक्विड में जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है du by dx, अर्थात अगर हम dx डिस्टेंस रेडियली आउटवर्ड जाए तो इसका जो वेलोसिटी है उस लेयर के किसी भी पॉइंट में, किसी भी पार्टिकल का जो वेलोसिटी होगा वो वेलोसिटी du बढ़ेगा। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। मान ले कि ये लिक्विड है, ये बॉटम है जो कि स्थिर है, और यहां ये जो टॉप है ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और यहां मान लो v नॉट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। एक पॉइंट हम कंसीडर करते हैं x हाइट ऊपर, तो इसका वेलोसिटी अगर v हुआ इस लेयर का, तो अगर हम dx डिस्टेंस ऊपर चढ़ते हैं, dx डिस्टेंस, तो इस पॉइंट में जो वेलोसिटी होगा ये होगा v प्लस dv। इस सेंस में हम कहेंगे जो वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा ये होगा dv dx, अर्थात dv ओवर dx। तो यहां पर हमने वेलोसिटी ग्रेडियंट को du ओवर dx माना है, तो हम कहेंगे जो वेलोसिटी में इंक्रीमेंट होगा इस केस में ये होगा v प्लस du। तो ये हो गया वेलोसिटी ग्रेडियंट। पर यहां पर देखिए वेलोसिटी ग्रेडियंट एप्लीकेबल नहीं होगा, पर एंगुलर वेलोसिटी ग्रेडियंट एप्लीकेबल होगा। इसके लिए हमें इस वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी से सब्स्टिट्यूट करना होगा। जैसे कि हमें पता है कि अगर कोई पार्टिकल एक सर्कल में घूम रहा है जिसका रेडियस x है, तो उसका जो लीनियर वेलोसिटी होता है वो होता है उसका एंगुलर वेलोसिटी इनटू रेडियस। यहां पर हमने रेडियस को x माना है, इस येलो कलर का जो लेयर है उसके रेडियस को हमने x माना है, तो यहां हम x कहेंगे। तो फिर ये जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है, इन शॉर्ट में vg लिख रहा हूं, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट ये बन जाएगा d dx ऑफ ओमेगा x। अब हमें देखना यह है कि ये जो ओमेगा है क्या ये x पे डिपेंडेंट होगा या ये एक इंडिपेंडेंट टर्म है। ये एक इंडिपेंडेंट टर्म नहीं है, ये एक वेरिएबल टर्म है। क्यों? क्योंकि देखिए ओमेगा हर लेयर के लिए कांस्टेंट नहीं है, ये ओमेगा वैरी कर रहा है। यहां पर देखिए जो बाहर वाला लेयर है उसके लिए एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट, जो कि यहां पर सटा हुआ लेयर है उसके लिए एंगुलर वेलोसिटी 0। तो ये एंगुलर वेलोसिटी ये कांस्टेंट नहीं है लिक्विड के हर एक लेयर के लिए, तो हम इसे कांस्टेंट की तरह ट्रीट नहीं करेंगे बल्कि वेरिएबल की तरह ट्रीट करेंगे।
तो जब हमने इसे वेरिएबल की तरह ट्रीट किया तो हम इसे डिफरेंशिएट जब करेंगे इस टर्म को, तो हम कहेंगे ये होगा ओमेगा इंटू dx ओवर dx, तो ये बन गया 1 प्लस x इंटू डी ओमेगा dx। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट बन गया ये। अब इससे देखें हमें एंगुलर वेलोसिटी ग्रेडियंट पता करना है, तो इस पूरे टर्म में देखें एंगुलर वेलोसिटी ग्रेडियंट, जैसे कि वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रैवल करने से, बहुत छोटा सा इनफाइनाइटेसिमल डिस्टेंस ट्रैवल करने से वेलोसिटी में जो चेंज होगा वो वेलोसिटी ग्रेडियंट है। उसी तरह से हम कह सकते हैं कि एक सर्टेन डिस्टेंस, एक बहुत छोटा डिस्टेंस ट्रैवल करने से या आगे बढ़ने से, रेडियली आउटवर्ड जाने से एंगुलर वेलोसिटी में जो डिफरेंस होगा वही होगा एंगुलर वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो इस टर्म में देखिए ये है एंगुलर वेलोसिटी ग्रेडियंट, क्योंकि ये वो टर्म है जो कि एंगुलर वेलोसिटी के चेंज को रेडियल डिस्टेंस के साथ इंटर रिलेट कर रहा है, अर्थात रेडियल डिस्टेंस में कुछ चेंज हो रहा, उस चेंज के साथ इसे इंटर रिलेट कर रहा। तो हमने पता लगाया एंगुलर वेलोसिटी ग्रेडियंट, और ये एंगुलर वेलोसिटी ग्रेडियंट है x इंटू डी डी एक्स ऑफ ओमेगा। तो फिर ये जो ब्लू लेयर है, ये ब्लू लेयर, ये येलो लेयर पे जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो फोर्स ड्यू टू विस्कोसिटी, वो फोर्स कितना होगा देख लेते हैं। ये फोर्स ये बराबर होगा, जैसे कि हमें पता है विस्कस फोर्स ये बराबर होता है नेगेटिव ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इनटू एरिया ऑफ द लेयर इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो इससे आगे हम कहेंगे यही फोर्स ये बराबर हो जाएगा नेगेटिव ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इस लिक्विड का है, इनटू एरिया ऑफ द लेयर। अब देखिए ये जो येलो लेयर है इसका एरिया जो कि इस ब्लू लेयर के साथ कांटेक्ट में है ये कितना होगा। ये येलो लेयर हो गया, मान ले ये रहा वो येलो लेयर, ये इसका टॉप है और ये हो गया इसका बॉटम। तो ये येलो लेयर इसके बाहर के ब्लू लेयर के साथ जो कांटेक्ट में है वो कांटेक्ट एरिया होगा इस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, और ये होगा कितना, ये होगा इस सिलेंडर का रेडियस, देखें ये रेडियस होगा x, तो 2 पाई x इंटू एल, तो ये एरिया बन गया 2 पाई x इंटू एल। अब ये du ओवर dx को, जो कि तब एप्लीकेबल होता है जब हम लीनियर प्रोपगेशन ऑफ लिक्विड को कंसीडर करते हैं, तो यहां पर ये सब्स्टिट्यूटेबल होगा इस टर्म के साथ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये टर्म एग्जैक्टली सेम है इस टर्म के साथ, पर अब हमें चूंकि कंसीडर करना है एंगुलर वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो हम कंसीडर करेंगे इस टर्म को। तो मैं यहां पर इसे इक्वल टू नहीं लिखूंगा, बल्कि ये जो पिछला इक्वेशन था इसे मैं हाईलाइट कर दूंगा और मैं अलग से कहूंगा कि ये जो फोर्स होगा इस केस में अंदर वाले येलो लेयर पे लगा हुआ, ये फोर्स अब बराबर है इसके। तो यहां पर मुझे मल्टीप्लाई करना है एंगुलर वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो वो है x इंटू डी डी एक्स ऑफ ओमेगा। तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, नेगेटिव ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इंटू 2 पाई एल इंटू एक्स स्क्वायर्ड इंटू डी डी एक्स ऑफ ओमेगा। यहां पर यह नेगेटिव साइन सिर्फ फोर्स के डायरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो आगे के इक्वेशन में हो सकता है हम इस नेगेटिव साइन को ड्रॉप कर दें। जहां सिर्फ हम मैग्नीट्यूड से काम करेंगे तो वहां इस नेगेटिव साइन का कोई मतलब नहीं बनेगा। अब देखिए इस फोर्स के कारण एक टॉर्क क्रिएट होगा, क्योंकि ये ओवरऑल फोर्स है। यहां एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, इस पॉइंट में भी फोर्स अप्लाई हो रहा है, इस पॉइंट में फोर्स अप्लाई हो रहा है, इस पॉइंट में फोर्स अप्लाई हो रहा है। हर एक पॉइंट में अप्लाइड फोर्स को जब हम जोड़ देते हैं तो हमें मिलता है ये बराबर है F के। तो यहां जो टॉर्क होगा वो टॉर्क होगा उन सारे फोर्सेस के साथ, उन फोर्सेस के एप्लीकेशन पॉइंट का
सेंटर से अगर आप डिस्टेंस पता करें, जो कि हर केस में होगा x, उसे मल्टीप्लाई अगर कर दे तो हर एक पॉइंट में टॉर्क पता चलेगा, और हर एक पॉइंट का जो टॉर्क का मैग्नीट्यूड होगा वो चूंकि सेम होगा, तो हम यहां पर कह सकते हैं एज होल ये जो टॉर्क क्रिएट होगा ये बराबर होगा F इंटू एक्स के। तो ये बनेगा कितना, देखें ये बनेगा नेगेटिव ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इंटू 2 पाई एल इंटू एक्स क्यूब्ड इंटू डी dx ऑफ ओमेगा। तो चूंकि हम अब सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड के साथ ट्रीट करेंगे तो हम यहां पर इस नेगेटिव साइन को ड्रॉप कर देंगे। तो इससे आगे हम कह सकते हैं कि ये जो डी ओमेगा है, ये डी ओमेगा ये बराबर होगा टॉर्क डिवाइडेड बाय 2 पाई कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इंटू एल इंटू dx ओवर एक्स क्यूब्ड। अब अगर हम इक्वेशन के दोनों साइड को इंटीग्रेट कर देते हैं तो देखें हमें क्या मिलेगा। हम इंटीग्रेट करेंगे इस इक्वेशन को या इक्वेशन के दोनों साइड को, तो आफ्टर इंटीग्रेटिंग वी विल हैव, हम यहां भी इंटीग्रेट करेंगे और इस एक्सप्रेशन को भी इंटीग्रेट करेंगे। तो देखें हमें क्या मिलेगा। उससे पहले हमें पुट करना होगा लिमिट्स। लेफ्ट हैंड साइड में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं ओमेगा के रेस्पेक्ट में, अर्थात एंगुलर वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में। तो यहां पर देखें एंगुलर वेलोसिटी का मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, तो इस पॉइंट में इसका मिनिमम वैल्यू है, इस पॉइंट में इसका मैक्सिमम वैल्यू है, तो इसका लिमिट होगा 0 टू ओमेगा नॉट। और इस राइट हैंड साइड को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं एक्स के रेस्पेक्ट में। यहां पर देखें एक्स कहां से कहां तक होगा, इस पॉइंट में जहां पर की एंगुलर वेलोसिटी 0 था वहां पर एक्स का वैल्यू होगा r2, क्योंकि यहां से यहां तक का डिस्टेंस r2 जो कि इसका रेडियस है इस सिलेंडर का, और इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो यहां से यहां तक का होगा, वो होगा r1। सो इसका लिमिट हो जाएगा r2 टू r1। इससे आगे बढ़ते हुए हम कह सकते हैं कि ये बराबर हो जाएगा ओमेगा नॉट, इसे इंटीग्रेट करें और लिमिट पुट करें तो ये बनेगा ओमेगा नॉट, जो कि बराबर होगा टॉर्क डिवाइडेड बाय 2 पाई कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इनटू एल। ये तो हो गया कांस्टेंट टर्म, मुझे यहां कहना चाहिए कि ये एक्स पे डिपेंडेंट नहीं है, तो इसे हम बाहर ले गए इंटीग्रेशन के। और जब हम 1 ओवर एक्स क्यूब को एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा, ये बनेगा 1 ओवर 2x स्क्वायर्ड, और ये होगा नेगेटिव, और इसका लिमिट है फ्रॉम r2 टू r1। हम क्या करेंगे, इस 2 को यहां से बाहर ले जाएंगे और अगले स्टेप में इस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अल्टीमेटली देखें क्या बना, ये ओमेगा नॉट ये बन गया टॉर्क डिवाइडेड बाय 4 पाई कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इंटू एल इंटू 1 ओवर r2 स्क्वायर्ड माइनस 1 ओवर r1 स्क्वायर्ड। सो इससे आगे हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि ओमेगा नॉट इज इक्वल टू ये टर्म, इसके साथ हमने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, r1 स्क्वायर्ड माइनस r2 स्क्वायर्ड, और डिनोमिनेटर में रहेगा r1 स्क्वायर्ड इंटू r2 स्क्वायर्ड। तो इससे आगे हम कह सकते हैं कि ये जो टॉर्क है, ये टॉर्क ये बराबर हो जाएगा 4 पाई इंटू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इंटू लेंथ ऑफ द सिलेंडर, अंदर वाला सिलेंडर, इंटू ओमेगा नॉट इंटू r1 स्क्वायर इंटू r2 स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय r1 स्क्वायर्ड माइनस r2 स्क्वायर्ड। ये हो गया मान ले हमारा एक इक्वेशन, तो इस इक्वेशन को हमने नाम दे दिया, ये हो गया इक्वेशन 1। अब देखिए ये जो टॉर्क होगा जो कि अप्लाई कर रहा है ये लिक्विड, ये टोटल टॉर्क किस पे अप्लाई कर रहा है, ये टॉर्क ये इस सिलेंडर पे अप्लाई कर रहा है, अंदर वाले सिलेंडर पे। तो जब ये सिलेंडर इक्विलिब्रियम पे आ गया, वो टॉर्क इस पे लग रहा है, फिर भी ये आगे घूम नहीं रहा,
क्यों? क्योंकि हमने चर्चा किया था वो है इस थ्रेड के या इस स्ट्रिंग के टॉर्शनल रिजिडिटी के कारण। और ये स्ट्रिंग रोटेट कितना किया, कितना डिग्री, जितना कि ये सिलेंडर रोटेट किया, अर्थात थीटा एंगल रोटेट किया ये स्ट्रिंग भी। अगर हमने माना कि इसका जो टॉर्शनल रिजिडिटी है ये C है स्ट्रिंग का, इसे मैं लिख लूं कि ये है टॉर्शनल रिजिडिटी किसका, इस स्ट्रिंग का, तो फिर हम कह सकते हैं ये स्ट्रिंग, इसके अंदर जो एक टॉर्क क्रिएट होगा, इंटरनली जो टॉर्क क्रिएट होगा जो कि इसे रेजिस्ट करेगा, इस लिक्विड का जो टॉर्क हो रहा है जो कि इस अंदर वाले सिलेंडर पे अप्लाई हो रहा है, वो टॉर्क वो बराबर होगा इसके टॉर्शनल रिजिडिटी इनटू जितना एंगल ये रोटेट किया उसके। तो मैं यहां बता दूं ये जो एंगल हम मेजर करते हैं ये डिग्री में नहीं रेडियन में मेजर करते हैं। और टॉर्शनल रिजिडिटी ये होता है कपल पर यूनिट ट्विस्ट। सो इससे आगे हम कह सकते हैं कि ये जो टर्म है ये टर्म ये बराबर हो जाएगा C थीटा के। तो फिर हम कहेंगे कि 4 पाई ईटा L ओमेगा नॉट इंटू R1 स्क्वायर्ड इंटू R2 स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर्ड माइनस R2 स्क्वायर्ड, ये बराबर होगा C थीटा के। और इसका जो टॉर्शनल रिजिडिटी है ये हम कैसे पता करेंगे ये हम थोड़ी देर बाद चर्चा करते हैं। फिलहाल इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने कौन सा टॉर्क कंसीडर किया था, हमने वो टॉर्क कंसीडर किया था जो कि ये लिक्विड इस अंदर वाले सिलेंडर पे लगा रहा है लेकिन इसके कर्व्ड सरफेस पे लगा रहा है। पर इस सिलेंडर के नीचे जो लिक्विड है ये भी तो रोटेट कर रहा है और इसके रोटेशन के कारण ये जो नीचे एक सरफेस है इसका, इस पे भी तो टॉर्क अप्लाई होगा। उस टॉर्क को हमने कंसीडर नहीं किया था तो हम टोटल टॉर्क पता नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर एक मिसिंग टर्म है, उस मिसिंग टर्म को मैं यहां लिख लेता हूं क्योंकि ये पूरा का पूरा टॉर्क को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है जो कि इस सिलेंडर पे ये लिक्विड लगा रहा है। तो ये एग्जैक्टली C थीटा के बराबर नहीं होगा बल्कि यहां एक और टर्म रहेगा, उसे हमें यहां पर जोड़ना है, उसे हम कह रहे हैं ये है टाउ डैश्ड। अर्थात ये टाउ डैश्ड वो टॉर्क है जो कि इस नीचे वाला लिक्विड जो है ये घूमते हुए इस सरफेस पे अप्लाई कर रहा, नीचे वाले सरफेस पे। तो उसका वैल्यू हम कैसे पता करेंगे, देखें इसके लिए हम दो केस कंसीडर करेंगे। एक केस में हम क्या करेंगे, ये जो सिलेंडर है इसका लेंथ को L1 लेंगे और दूसरे केस में इसका लेंथ बढ़ाते हुए L2 कंसीडर करेंगे। तो जब इसका लेंथ L1 होगा तब ये मान ले कि θ1 रोटेट करेगा और जब इसका लेंथ L2 होगा तो यही सिलेंडर θ2 एंगल रोटेट करेगा। तो दो केसेस, तो केस 1 और केस 2। तो पहला केस जो है केस 1, इसमें लेंथ जो होगा ये L1 होगा, साथ ही साथ रोटेशन जो होगा सिलेंडर का ये होगा θ1। और सेकंड केस में केस 2 जो होगा इसमें हम कंसीडर करेंगे उस सिलेंडर का लेंथ L2 और इसमें रोटेशन होगा θ2। तो फिर पहली बार इस केस में जो टॉर्क क्रिएट होगा वो टॉर्क इस केस के टॉर्क के बराबर नहीं होगा। आप ये समझ सकते हैं इससे कि दोनों ही केस में देखें जो ये थ्रेड है ऊपर वाला जो कि सस्पेंड करके रखा है इस सिलेंडर को, ये जो थ्रेड है ये थ्रेड सेम एंगल रोटेट नहीं कर रहा। जब ये सेम एंगल रोटेट नहीं करेगा तो इसका जो इंटरनली जो टॉर्क क्रिएट होगा, रेजिस्टिव टॉर्क, वो दोनों केस में सेम नहीं होगा। और इंटरनली रेजिस्टिव टॉर्क इसको बराबर होना है बाहर से जो ये लिक्विड इस सिलेंडर पे टॉर्क अप्लाई करेगा उसके। तो हम कह सकते हैं कि दोनों केस में टॉर्क बराबर नहीं होगा। तो पहले केस में जो टॉर्क है इसे हमने माना τ1 और दूसरे केस में जो टॉर्क है ये है τ2 के बराबर। और ये τ1 और τ2 किसके बराबर होगा, पहले केस में चूंकि ये जो ऊपर वाला थ्रेड है या स्ट्रिंग है वो θ1 एंगल रोटेट करेगा तो ये बराबर होगा C θ1 के, और दूसरे केस में चूंकि ये θ2 एंगल रोटेट करेगा तो ये बराबर होगा C θ2 के। अब देखें
टाउ 1 और टाउ 2 इस इक्वेशन के हिसाब से कितना होगा? तो देखिए ये जो टाउ 1 है अर्थात पहले केस में जो टॉर्क होगा ये होगा 4 पाई इंटू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इंटू यहां पर देखिए एल को हमने मल्टीप्लाई किया था अर्थात उस सिलेंडर का अंदर वाले सिलेंडर का लेंथ को, यहां पर तो लेंथ L1 है तो हम कहेंगे यह है L1 इंटू ओमेगा नॉट इंटू R1 स्क्वायर्ड इंटू R2 स्क्वायर्ड, ये बाकी टर्म तो कांस्टेंट है, डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर्ड माइनस R2 स्क्वायर्ड, और ये बराबर है C थीटा 1 के। और ये जो टाउ 2 होगा ये टाउ 2 किसके बराबर होगा? देखिए ये टाउ 2 इसी तरह से हम कह सकते हैं ये इस टर्म के बराबर होगा, L1 की जगह L2 लिखेंगे, बाकी सारे टर्म्स वैसे ही होंगे, तो ये इस टर्म के बराबर है R1 स्क्वायर्ड माइनस R2 स्क्वायर्ड। अब इन दोनों इक्वेशन से चलिए मान ले ये हो गया इक्वेशन 2 और ये हो गया इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से अगर हम इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा? तो हम करेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो हमें क्या मिलेगा? देखें 4 पाई कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इंटू ओमेगा नॉट इंटू R1 स्क्वायर्ड इंटू R2 स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर्ड माइनस R2 स्क्वायर्ड। और पहले इक्वेशन में देखें इक्वेशन 2 में ये L1 है और इक्वेशन 3 में ये L2 है, और इक्वेशन 3 को हम इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इंटू L1 माइनस L2, ये बराबर हो जाएगा इस एक्सप्रेशन से हमें घटाना है इस एक्सप्रेशन को। यहां पर देखिए ये टर्म किसके बराबर होगा? ये होगा C इंटू थीटा 2 के बराबर, तो हम कहेंगे C इंटू थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो फिर आगे बढ़ते हुए इससे हम कहेंगे ये जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है ये बराबर हो जाएगा R1 स्क्वायर्ड माइनस R2 स्क्वायर्ड इंटू C इंटू थीटा 1 माइनस थीटा 2 डिवाइडेड बाय 4 पाई ओमेगा नॉट इंटू R1 स्क्वायर्ड इंटू R2 स्क्वायर्ड इंटू L1 माइनस L2। चलिए ये हो गया इक्वेशन 4। अब देखिए हमें इस C का वैल्यू पता करना है जो कि है उस स्ट्रिंग का जिससे अंदर वाला सिलेंडर सस्पेंडेड है, उस स्ट्रिंग का टॉर्शनल रिजिडिटी। तो हम ये कैसे पता लगाएंगे? देखें यहां पर देखें ये था थ्रेड, ये सस्पेंडेड है थ्रेड, और यहां वो सिलेंडर है जिसे कि हम रोटेट करवाएंगे। इसे हमने रोटेट करवाते हुए, इसे ऑसिलेट करवाते हुए हम इसका टाइम पीरियड पता करेंगे। तो टाइम पीरियड मान ले इसका हो गया T1, और इस सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है हमने माना ये है I0। तो फिर हम कह सकते हैं ये जो टाइम पीरियड T1 है ये बराबर होगा 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ I0 डिवाइडेड बाय C। अब हम क्या करेंगे, इसी सिलेंडर के ऊपर हम एक डिस्क रखेंगे, एक सर्कुलर डिस्क जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता होगा। हमने माना इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये है I1। तो अब जो ये सिस्टम बना इसे अब हम रोटेट करवाएंगे, और रोटेट करवा के या फिर ऑसिलेट करवा के इसका टाइम पीरियड पता करेंगे जिसे हमने माना ये है T2। तो फिर इस सिस्टम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I0 प्लस I1, क्योंकि देखें ये दोनों कोएक्सियल ही है, ये दोनों मिलके एक ही सिलेंडर बन गया। तो इनका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा सिस्टम का ये होगा I0 प्लस I1। तो हम कह सकते हैं कि इस केस में जो टाइम पीरियड होगा T2 ये बराबर होगा 2 पाई इंटू टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि है I0 प्लस I1 डिवाइडेड बाय C। यहां पर देखें I1 नोन है
और आई नॉट हमने पता नहीं किया है। तो फिर अगर मैं इस पहले इक्वेशन को स्क्वायर कर देता हूं तो हमें मिलेगा T1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर्ड इंटू आई नॉट ओवर सी, और इस दूसरे इक्वेशन को भी स्क्वायर करने से हमें मिलेगा T2 स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर्ड इंटू आई नॉट प्लस I1 डिवाइडेड बाई सी। यहां हमें इंटररिलेट करना है C को I1, T1 और T2 के साथ, क्योंकि T1, T2 और I1 ये सारे नोन टर्म्स है, तो C का वैल्यू हम पता कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए इस इक्वेशन से आगे बढ़ते हुए हम कहेंगे कि I नॉट इज इक्वल टू T1 स्क्वायर्ड इंटू C डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर्ड, और दूसरे वाले इक्वेशन से आगे बढ़ते हुए हम कहेंगे कि I नॉट प्लस I1 ये एक्सप्रेशन दैट इज इक्वल टू T2 स्क्वायर्ड इंटू C डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर्ड। अब देखिए इस इक्वेशन से अगर हम इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दे तो ये जो आई नॉट टर्म है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और सारा का सारा जो राइट हैंड साइड का एक्सप्रेशन रहेगा वो इन दोनों के एक्सप्रेशन में रहेगा। तो फिर अगर हम ऐसा करते हैं इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट, तो हमें क्या मिलता है देखें, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये एक्सप्रेशन माइनस ये एक्सप्रेशन, तो ये बन गया I1, तो I1 इज इक्वल टू ये एक्सप्रेशन माइनस ये एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले कॉमन आउट कर लेते हैं C डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर, देखिए यहां भी ये टर्म है और यहां भी ये टर्म है, तो ये कॉमन आउट हो गया, इनटू T2 स्क्वायर्ड माइनस T1 स्क्वायर्ड, तो T2 स्क्वायर्ड माइनस T1 स्क्वायर्ड। तो इससे आगे बढ़ते हुए हम C के लिए एक्सप्रेशन बना सकते हैं, क्योंकि C का वैल्यू ही हमें आगे सब्स्टिट्यूट करना है। तो C के लिए एक्सप्रेशन हम बना सकते हैं कि ये होगा I1 इंटू 4 पाई स्क्वायर्ड, वैसे मुझे 4 पाई स्क्वायर्ड को पहले लिखना चाहिए था, डिवाइडेड बाय T2 स्क्वायर्ड माइनस T1 स्क्वायर्ड। अब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे यहां पर, तो हमें क्या मिलेगा देखें, तो हम कह सकते हैं यहां से इक्वेशन 4 से आगे बढ़ते हुए, सो फ्रॉम इक्वेशन 4 हम ये कह सकते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इस लिक्विड का ये बराबर हो जाएगा, देखिए इस एक्सप्रेशन के, जिस एक्सप्रेशन में हम C के जगह ये एक्सप्रेशन पुट करेंगे, तो सबसे पहले C का वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो 4 पाई स्क्वायर्ड I1 डिवाइडेड बाय T2 स्क्वायर्ड माइनस T1 स्क्वायर्ड, ये तो हो गया C का वैल्यू। अब बाकी जो भी एक्सप्रेशंस है उन्हें लिखना है, तो न्यूमरेटर में है R1 माइनस R2 दोनों का स्क्वायर, R1 स्क्वायर्ड माइनस R2 स्क्वायर्ड इंटू θ1 माइनस θ2, और डिनोमिनेटर में देखें ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन बचा हुआ है, तो ये होगा 4 पाई ओमेगा नॉट R1 स्क्वायर्ड इंटू R2 स्क्वायर्ड इंटू L1 माइनस L2। अब देखें हम यहां से 4 और 4 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल कर सकते हैं, और डिनोमिनेटर का पाई न्यूमरेटर के एक पाई को कैंसिल करेगा, तो देखें फाइनली इक्वेशन क्या बना, यही इक्वेशन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इस लिक्विड का ये बन गया, पाई I1 इंटू R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर्ड इंटू θ1 माइनस θ2 डिवाइडेड बाय ओमेगा नॉट R1 स्क्वायर्ड इंटू R2 स्क्वायर्ड इंटू T2 स्क्वायर्ड माइनस T1 स्क्वायर्ड इंटू L1 माइनस L2। तो ये हो गया फाइनल इक्वेशन, ये हो गया इक्वेशन 6। तो इस तरह से हम रोटेशन विस्कोमीटर से किसी लिक्विड का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पता कर सकते हैं, और वो इस इक्वेशन से हम पता करते हैं।